जो पराली जलाने का मामला चला हुआ है, बहुत ज़्यादा किसानों के मतलब दंड लगाए जाने लग रहे हैं। तो किसान के पास कुछ समाधान भी नहीं है, क्योंकि बहुत से किसान ऐसे हैं तो दंड लगाए जाने लग रहे हैं, प्रशासन पहुंचने लग रहा है, सीधे छापे मारने लग रहे हैं। शर्म की बात यह है कि हमारे किसान भी कहीं ना कहीं अछूते हैं। जैसे हमें एमएसपी के लिए लड़े, हम लोग टोल और बॉर्डरों के ऊपर इकट्ठे हुए, हम लगातार 11 महीनों से तहसील के अंदर लड़ रहे हैं। यदि ऐसा कोई मामला आता है तो वो तहसील के अंदर आ सकते हैं। सरकार की कोई तानाशाही नहीं है। जो ये हमारे जो औद्योगिक हैं, जो उद्योग है, वो 51% ये निकालते हैं, धुआं निकालते हैं और पूरे साल निकालते हैं। उनके ऊपर कोई बैन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यदि किसान 11 महीने आपको ऑक्सीजन दे रहा है और 1 महीना किसी कारण मजबूरीवश यदि वो अपने फसल के अवशेष जला रहा है तो कौन सी आफत आ गई। और दूसरी बात, जो हमारे ये कहते हैं कि सैटेलाइट से हम पकड़ लेते हैं, जब हमारे फसलें ख़राब होती हैं, जब ओलावृष्टि होती है, तब वो सैटेलाइट कहाँ जाती है। और किसानों के लिए तो इतने बुरे हालात है कि एक बीज खरीदने से, खाद खरीदने से लेकर फसल बेचने तक लगातार किसान लगातार लाइनों में रहता है। और ये मान सकते हैं, जो हमारे साथ सर्वे आया था उसमें यदि किसान पराली जलाते हैं तो सिर्फ 8% प्रदूषण होता है। 51% जो होता है वो होता है जो हमारे उद्योग हैं। और जो बाकी का प्रदूषण है वो 40 के करीब वाहनों से होता है। और 4 या 5% जो प्रदूषण होता है वो हमारे खाने बनाने से या चूल्हा चौका से होता है। तो इस सरकार को हम पूछना चाहते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ किसानों को ही टारगेट क्यों कर रखा है। जो इतने बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं उनको आप क्यों नहीं टारगेट करते। या धरती पर रहने का सिर्फ औद्योगिक लोगों का ही हक है। यदि किसान अपने खेत में कुछ नहीं बोएगा तो उन उद्योगों में कुछ नहीं बनेगा। शायद ये सरकार ये बात समझ नहीं पा रही। मुझे तो लगता है हमें दोबारा से छोटू राम वाला काम करना पड़ेगा कि इतना ही बोएं जितना हम खा सकें, हमारे अड़ोसी पड़ोसी खा सकें, हमारे जानवर खा सकें। और इस सरकार का लगभग 5 साल के लिए इसको अनाज बेचना बंद कर दो, ताकि हम दोबारा से खेड़ा खाप और खेतों की तरफ आएँ। हम दोबारा से हमारे गोबर की जो खाते हैं वो डालें, जो हमारे पुराने वो बीज हैं उन पर वही हम खेत के अंदर डालें। और हम अपनी फसल को भी संभाल पाएंगे, हमारे खेतों को भी संभाल पाएंगे और हमारी नस्लों को भी संभाल पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, इस सरकार को भी हम आँख कर पाएंगे, क्योंकि सरकार हल्के में ले रही है किसानों। सिकम जी देखो जी, अगर सरकार पाबंदी लगाने लगे पराली जलाने तो ऐसे साधन भी मुहिम कराओ किसान को, ताकि हाँ, वो हाँ, हाँ। उसको खर्चों से बच सके। एक बात बताओ, जब सरकार ने कहा था कि वो बंडल बनाती है, तो सरकार को पहले ही पता होना चाहिए कि हमारे एरिया में कितनी जीरी, आजकल तो इनकी पोर्टल खेल रहे हैं, इनको पहले ही पता भी जीरी कितनी बो रखी है। तो ये पहले ही वो बंडल वाली जो मशीन है उसकी पूरी मतलब आगे से आगे इतना तरीका बना के रखे कि किसानों को किसी तरह की जलाने की ही ज़रूरत ना पड़े। यदि आप बड़े बड़े फैक्ट्रियों के लिए बड़े बड़े कानून बना सकते हो तो क्या किसानों के लिए आपका हक नहीं बनता कि कानून भी बनाए जाए। क्योंकि वही किसान है जो पूरे देश का पेट भरता है। उसी के किसान और मजदूर के घर से जवान होता है जो देश की रक्षा करता है। क्या इस देश का पेट भरने का और इस देश की रक्षा करने का किसान और जवान का जो काम है, जो इस देश को बचाए हुए, वो किसान, मजदूर और जवान कर रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि ये सरकार तीनों के बारे में ही संवेदनशील है। ये असंवेदनशील सरकार है। देखो जी, देखा जाओ कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर जैसे दंड लगाए जाते हैं 5-5, 10,000 रुपए के फालतू लगाए जा रहे हैं, तो क्या उनसे प्रदूषण रुकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा। और डे नाइट की बजाय रात में कुछ कर सकते हैं। देखो, जब कोई काम करता है तो सारी चीज़ें होती हैं उसमें। जब सरकार को ऐसा लगता है कि इस समस्या का समाधान हो सकता है, सरकार इस समस्या का समाधान कर सकती है। सरकार को तो ये लग रहा है कि भी सरकार को लगता है कि किसानों के पास तो फ्री का माल है, इनसे लुटो किसी भी रूप में। आपने पता है, कहीं टैक्स लगा दिया, कहीं टोल टैक्स लगा दिए, कहीं ना कहीं मतलब हालात ये है कि ये जो हमारे आम लोग हैं इनको शोषण करने का तरीका ढूंढ रही है सरकार। किसी भी तरीके से फंसे इनका शोषण किया जाए। और हमारे जो लोग हैं, मैं ये मानती हूँ, कहीं ना कहीं शोषण करवाने भी लग रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर लड़ने की और ताकत नहीं रही आवाज़ उठाने की। यदि जो चंद लोग आवाज़ उठाते हैं हम जैसे, तो उनको कहते हैं राजनीति करते हैं। और मैं कई मुद्दों पे बोलती हूँ भी हम जैसी राजनीति आप करिए, आपको पता चलेगा इस राजनीति के पीछे कितना टाइम देना पड़ता है, कितने केस लगते हैं, कितने शरीर पे निशान भी पड़ते हैं चोटों के। इतना आसान नहीं है राजनीति करना। जो लगातार सत्ता में रहे लोग हैं, आप लोगों ने उनको देख लिया, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। तो आप नए लोगों को मौका दीजिए, ताकि इस नस्ल और फसल को, रोटी और बेटी को हम बचा पाए। देखो जी, आपने राजनीति की बात करी है, तो आपने लगा भाई आने वाला भविष्य में आने वाले चुनाव के अंदर उचाना की राजनीति के अंदर कोई परिवर्तन आएगा? देखो, हमारी कोशिश है जी परिवर्तन लाने की। परिवर्तन आएगा आम लोगों से। यदि उचाना की जनता ये चाहेगी कि हमें अत्याचार नहीं सहना,
हमें बलात्कार नहीं सहने, हमें रोज़गार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए और हमें सुरक्षा चाहिए। हम ये कहते हैं कि यदि हम जो हमारे बड़े बड़े नेता आएंगे तो उनसे सवाल करना पूछिए, आप सवाल करिए कि हमने आपको वोट दिए 5 साल पहले, आप काम के आधार पे हमसे वोट मांगिए, और काम के आधार पे कोई वोट नहीं मांग सकता, तो उनको चलता करने का काम कीजिए। क्योंकि जब तक हम सवाल पूछना शुरू नहीं करेंगे तब तक हमारा अत्याचार होता रहेगा। यदि उचाना की जनता ये चाहेगी कि हमें परिवर्तन चाहिए और उचाना को हमने एक जैसे हॉट सीट बोलते हैं ना इसको, ऐसे ही इसको हॉट सीट विकास पे लेके जाना है, तो वो ज़रूर एक नए चेहरे को मौका देंगे। और देखो, परिवर्तन होता है तो किसी घर का परिवर्तन होता है तो घर के लोगों से होता है। यदि हमारे किसी गांव का परिवर्तन होता है तो उस गांव के लोगों से ही परिवर्तन होता है। यदि हमने हलके का परिवर्तन करना है तो हलके के लोग यदि चाहेंगे तो परिवर्तन जरूर होगा। और हम भी इस मुहिम पे काम कर रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। क्योंकि पार्टियों को वोट हमने काफ़ी बार दे लिया, अब की बार चेहरों को वोट दीजिए और उन लोगों को दीजिए जो लगातार समाज के बारे में काम कर रहे हैं और समाज की आवाज़ बढ़ने का काम कर रहे हैं। और मैं दूसरी बात एक और कहती हूँ कि यदि आपको ये लगता है कि यही लोग अच्छे हैं तो आप वोट इनको भी दीजिए, हमें इस चीज़ से कोई परेशानी नहीं। पर जब हम समाज की आवाज़ उठाते हैं, समाज के लिए कोई काम करते हैं, आप कम से कम वहाँ तो हमारे हाथ मजबूत कीजिए। क्योंकि ये हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे समाज की, पूरे उचाना की, पूरे हरियाणा की और फिर उसके बाद पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है। क्योंकि एमएसपी का यदि फ़ायदा मिलेगा तो पूरे हिंदुस्तान को मिलेगा। बेटियों पर यदि अत्याचार कम होता है तो उसका फ़ायदा भी पूरे हिंदुस्तान को मिलेगा। और मैं तो ये कहती हूँ कि बेटियों को गुड्डा गुड़िया से खेलना मत सिखाइए, बेटियों को हथियार चलाना सिखाइए ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। और सरकार को भी चाहिए, क्योंकि खट्टर साहब ने कहा था कि हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है कि हम आम जनता को सुरक्षा दे सके, क्योंकि जो फोर्स है वो तो MP MLA मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पीछे लगी हुई है। तो आप एक काम करिए, जितनी बेटियाँ या जितनी महिलाएँ अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखना चाहती हैं उनको लाइसेंस दीजिए और उनको हथियार मुहैया करवाइए, वो अपनी रक्षा खुद कर लेंगी। उसको ज़रूरत नहीं है किसी पिता की, किसी माता की, किसी भाई की, किसी पति की और किसी सरकार की, वो खुद की रक्षा खुद कर सकती है। और अपनी महिलाओं को भी और बेटियों को भी ये चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखें ताकि कोई यदि बुरे हालात होते हैं तो उसमें हम अपनी इज्जत की आत्मरक्षा कर सकें। चलो, धन्यवाद। आपने भाई देखो विचार सुने डॉक्टर सिकम जी के। आप एक अच्छे कमेंट में अपने कमेंट रखियो और वीडियो में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। जय हिंद, वंदे मातरम।